अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यूक्रेन के क्राइसिस के हवाले से ब्रॉडर व्यू में हमने आपको बताया था कि अमेरिका और रूस के जो टॉक्स हुए हैं वो बिल्कुल फेल रहे हैं और मामलात जंग की तरफ, यानी रूस की जानिब से यूक्रेन पे इन्वेजन और उसके रेस्पॉन्ड में अमेरिका और नेटो की जवाबी हमलों की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वी टोल्ड यू कि यूरोप के अंदर अमेरिका के दो अहम तरीन इत्तेहादी कुछ कुछ बागी हो चुके हैं अमेरिका से, और एक दरार हमें वेस्टर्न ब्लॉक में वाज़ेह तौर पर यूक्रेन के मामले में नज़र आई है। फ्रांस और जर्मनी का हमने ख़ास तौर पर जिक्र किया था कि ये दो मुल्क अमेरिका से हट के अटैम्प्ट कर रहे हैं कि रशिया के साथ इनके जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी जारी हैं, टेंशन को डिफ्यूज़ करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से एक तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा था चंद रोज़ पहले कि हमें यूरोप वालों को खुद भी इंगेज होना चाहिए रूस से टॉक्स में, और जर्मनी ने भी इस्टोनिया को मना कर दिया था कि वो मेड इन जर्मनी हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अब एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और भी हुई है, और वो ये कि ये जो दोनों यूरोपीय मुल्क हैं ना, यानी कि फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने एक मीटिंग अरेंज कराई है। मीटिंग खुद ही, अमेरिका नहीं है वहाँ पर, इन्होंने खुद ही अरेंज कराई है, और वो मीटिंग इन्होंने कराई है यूक्रेन और रशियन जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच। अब देखें कितनी बड़ी बात है, अमेरिका के टॉक्स फेल हुए हैं रशियंस के साथ, तो इन्होंने खुद ही मीटिंग अरेंज कराई है, और ये हुई है कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। फ्रांस, जैसे कि डीडब्ल्यू खबर लगा रहा है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस, नॉर्मंडे फॉर्मेट मीट एज यूरोप परस्यूज डिप्लोमेसी। तो अमेरिका के बिना ही यहाँ पर मामलात इन मुल्कों ने यूँ लग रहा है कि अपने हाथ में ले लिए हैं और ख़ुद ही ये सारे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के अटैम्प्ट कर रहे हैं। याद रहे कि जर्मनी और फ्रांस के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, और ये दोनों भी बाकी के यूरोप की तरह रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोप की जो तकरीबन सारी ही गैस है ना वो आ रही होती है रशिया से। सो दे नो कि जंग की सूरत में इनको क्या हैवी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। रशिया इनको एनर्जी क्राइसिस और एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल सकता है। अलबत्ता अमेरिका अब भी यही कह रहा है कि रशिया जो है ना, इसकी यूक्रेन पर इन्वेजन तय बात है। CNN देखें क्या खबर लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि बाइडेन सेज नो वन नोज व्हाट पुतिन विल डू आफ्टर व्हाइट हाउस कॉल्ड रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इमिनेंट। लेकिन एक और बड़ा मुल्क डिप्लोमेटिकली, हम आपको ये बता दें कि दुनिया के चंद पावरफुल तरीन जो मुल्क हैं डिप्लोमेटिकली, उनमें से एक मुल्क है वो खामोशी के साथ इन क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के लिए एक्टिव हो गया है, और वो मुल्क है तुर्की। जनाब तैयब एर्दोगान साहब, तैयब एर्दोगान एक्टिव हो गए हैं। राइटर्स ने तैयब एर्दोगान को कोट करते हुए कहा है कि टर्कीज एर्दोगान सेज रशिया वुड बी अनवाइज टू इन्वेड यूक्रेन। मसला बढ़ेगा, कम नहीं होगा अगर रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया, ये एर्दोगान ने कहा हुआ है। अच्छा, नेटो का मेंबर है वैसे तुर्की भी, नेटो का मेंबर है। दो ही मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क ऐसे हैं जो कि नेटो के अंदर हैं, एक तो तुर्की है, दूसरा अल्बानिया। बड़ा ही वैसे खूबसूरत मुल्क है अल्बानिया का भी, बड़ा खूबसूरत मुसलमान मुल्क है। ये दो सिर्फ नेटो के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है। तो एर्दोगान ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो हम वही करेंगे जो कि नेटो के मुल्क होने के नाते हमें करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है, पुतिन को उन्होंने दावत दे दी है। एर्दोगान साहब ने पुतिन को दावत दे दी है तुर्की आने की। तुर्की यूक्रेन और रूस के साथ बिठा के इश्यूज हल करना चाह रहा है सारे के सारे। और तुर्की का एक बड़ा अखबार है डेली सबा, ये कह रहे हैं कि पुतिन इज कमिंग। पुतिन ने एर्दोगान की दावत को कबूल कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि पुतिन एक्सेप्ट्स इनविटेशन टू विजिट टर्की। तो वो जो इतनी बड़ी जंग सर पे खड़ी थी यूरोप की, और जो एक डेडलॉक पैदा हो गया था रशिया और अमेरिका के बीच, इसके चलते तुर्की एक मसीहा बन के उभरा है यूरोप के लिए। अगर एर्दोगान ये क्राइसिस रिजॉल्व करवा लेते हैं तो ये तुर्की की एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। तुर्की के रूस के साथ वैसे रिलेशंस कोई ज़्यादा ख़राब हैं भी नहीं, मतलब है तो नेटो में, नेटो में होने के बावजूद, तुर्की नेटो में, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने अमेरिकन सैंक्शंस की परवाह ना करते हुए वो सैंक्शंस उन्होंने सहे। लेकिन उसके साथ हाल ही में उन्होंने देखें कि S-400 ले लिए तुर्की से, जो कि बड़ी बात है वैसे। और डेली सबा ही लिख रहा है कि एर्दोगान खुद ऑफर कर रहा है यूक्रेन को, रशिया को, कि वो इनके इश्यूज हल करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि टर्की कुड मीडिएट बिटवीन रशिया यूक्रेन, एर्दोगान ने ये कहा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एर्दोगान ने यूरोप को ये भी याद दिलाया है कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं,
रीजन को जंगों से बचाने के लिए, यहाँ पर अमन लाने के लिए। हम तुर्की वाले तो काम कर रहे हैं, लेकिन यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, मुझे ये तो बताएं, यूरोप वाले क्या कर रहे हैं। शाम के जो रिफ्यूजीज़ हैं बेचारे, इन पर अब तक हमने तुर्की वालों में 40 अरब डॉलर तुर्की वालों ने खर्च कर लिए हैं सीरिया के रिफ्यूजीज़ पे। अकेला तुर्की 40 बिलियन डॉलर, आप हिसाब लगाएं कितने पैसे उन्होंने झोंके हैं। लेकिन बाकी के पूरे यूरोप ने सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन यूरोज उन्होंने दिए हुए हैं, सिर्फ 3 बिलियन यूरो। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से वादा किया था कि हम आपको 6 बिलियन यूरोज देंगे, लेकिन उसके बावजूद दिए कितने, अभी तक सिर्फ 3 बिलियन यूरोज। असल में खुद डर इनको ज़्यादा है, इन्होंने तुर्की की मिन्नत की हुई है कि आप इन सबको इधर ही रखें, जो भी सीरिया के और मिडल ईस्ट के रिफ्यूजीज हैं इनको आप इधर ही रखें। इनको डर है यूरोप वालों को, दरवाजे पे है ना, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में है तुर्की, यूरोप का दरवाज़ा है, इसको यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता है। अगर तुर्की अपने दरवाजे खोल देना, मतलब उससे उनको रिफ्यूजीज़ को जाने दे उधर यूरोप की तरफ, तो एक सैलाब आ जाएगा रिफ्यूजीज़ का यूरोप के अंदर, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 6 अरब यूरोज़ का तुर्की को वादा किया था कि आप इन रिफ्यूजीज़ को इधर ही रखें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको जितना भी पैसा लगेगा हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उन्होंने 6 बिलियन यूरोज़ कहकर बेचारों को 3 बिलियन दे दिए, और तुर्की वालों ने खुद अपने 40 अरब डॉलर्स अभी तक उसमें झोंक दिए, और मज़ीद भी वो अपने लगा रहे हैं पैसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। और तुर्की वैसे ये सारे क्राइसिस संभाले हुए, दरवाजे पे मिडल ईस्ट और यूरोप के दरवाजे संगम पे है बिल्कुल, तो वो स्ट्रेटजिक लोकेशन अपनी जो उनकी है उस हवाले से वो मिडल ईस्ट के लिए ये सारे जो रिफ्यूजीज हैं इनको कम, इनके दबाव को कम कर रहे हैं यूरोप वालों के लिए। तो बड़ा एक पॉजिटिव रोल तुर्की का हमें नज़र आ रहा है इन सारे क्राइसिस में, चाहे वो मिडल ईस्ट के क्राइसिस हों और फिर अब जो ये जो यूरोप के अंदर यूक्रेन वाले क्राइसिस हैं, यहाँ भी तुर्की का ज़बरदस्त रोल हमें नज़र आ रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो फ्रांस और जर्मनी और उसके बाद तुर्की ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, होपफुली इसमें कुछ, क्योंकि ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व हो गए ना। पहले तो अमेरिका अकेला था, और अमेरिका इतना ज़्यादा लग यूँ रहा था कि अमेरिका खुद जंग के हक में था, लेकिन अब यूँ लग रहा है ये जो सारे मुल्क डायरेक्टली नेटो के मुल्क इन्वॉल्व हुए हैं, तो कोई ना कोई इसकी सेटलमेंट निकलने के चांसेस पैदा हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये जो यूक्रेन का इशू है ये कुछ पॉजिटिव तरीके से हल हो सकेगा, और ये जो लड़ाई के बादल मंडला रहे हैं खित्ते के ऊपर, ये बादल ज़रा से झटेंगे। अलबत्ता ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फौरी तौर पर यूक्रेन और शायद इसकी रशिया की जंग ना हो, फौरी तौर पर ना हो। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुतिन जा रहे हैं बीजिंग में ओलंपिक्स शुरू होने जा रहे हैं, और लग नहीं रहा कि बीजिंग ओलंपिक्स के चलते दुनिया में इतने बड़े क्राइसिस को पुतिन खोल सकते हैं, क्योंकि बीजिंग उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। तो शायद वो इस इवेंट के ख़त्म होने तक का वेट करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब हो भी सकता है कि इन्वेड कर लें अगर इनके टॉक्स फेल हो जाते हैं, अर्दगान की भी एफर्ट्स अगर फेल हो जाती हैं तो हो सकता है कर ले इन्वेड। लेकिन इस बात के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म होने का वेट करेगा पुतिन, अगर उसने कोई एडवेंचर करना होगा तो।